आज के कार्यक्रम के कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस देना ना भूलिएगा और साथ ही साथ उसमें AM PM का विशेष ख्याल रखेंगे और जन्मस्थान कुछ ऐसा दीजिएगा जो मिल सके। और कल का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा, अंत तक देखिएगा और आज का भी कार्यक्रम जरूर देख के जाइए। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज शनिवार और वापस उस कार्यक्रम को लेकर के आया हूं जहां लग्न के साथ नवमांस का अध्ययन करता था। कितनी अजीब बात है, हम हर बार अपने आप को दमित कर लेते हैं। हर बार हर एक चीज के विचार के पीछे हम दुनिया के जैसे सोचने वाले हो जाते हैं। उस दौरान हमारी पहचान कहीं गुम हो जाती है और फिर हम हमेशा ही दुनिया की तरह सोचने वाले बन जाते हैं। शुरुआत में हमारी एक अलग अपनी पहचान होती है, धीरे धीरे इस पे दुनिया का प्रभाव पड़ते जाता है और एक बार फिर हम अपने वजूद को भूल जाते हैं और खो जाते हैं, दुनिया में शामिल हो जाते हैं। पर पिछली बार कब आपने अपने हिसाब से किसी चीज को देखने का और परिभाषित करने का काम किया था? पिछली बार कब आपने अपने प्रभाव से युक्त होकर के किसी निर्णय को लिया था? पिछली बार कब आपने अपने से युक्त होकर के और दुनिया से मुक्त होकर के कोई काम किया था? जरा बताइएगा मुझे आज के कमेंट में कि आपने पिछले कुछ दिनों से या पिछले कब दुनिया से हट करके कोई ऐसा काम किया था जिस पे आपको गर्व हुआ हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। देखते हैं क्या कहता है इनका नवमांस और क्या बनती है इनकी कुंडली लग्न और नवमांस के एक साथ अध्ययन के बाद। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम बिना किसी विलंब के। आइए आरंभ करते हैं। आइए अब आपको सीधे मुद्दे पे लेके आता हूं। ये कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा है जहां मैंने कल के दिन में इसके जन्म कुंडली के लग्न चार्ट का अध्ययन किया था। आज लग्न और नवमांस का एक साथ और कुछ विस्तृत चीजों पे चर्चा करेंगे। इनके सामान्य से सवाल हैं विवाह को लेकर के, तो सामान्य से सवालों के उत्तर मैं बता दूं। लग्न कुंडली में सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, ये सम राशि के हैं, बाल अवस्था के थे, इस वजह से वहाँ पे वो विवाह को कभी कभी कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे अपने स्वभाव के अनुकूल। और सुख भाव का अधिपति चंद्रमा जो आपकी कुंडली में भाग्य में बैठा है, तो वैवाहिक सुख को ये देने वाला हो जाएगा, ये अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पे पत्नी के साथ सुख और दाम्पत्य के सुख को देखते हैं तो दोनों ही भावों में शुभ ग्रह की राशि बनने के कारण यहाँ पे अच्छी बात होगी। अब एक बात और सोचता हूं तो जरा विचार करिए, तो इस भाव से गुरु आगे जा रहे हैं, मतलब ये अच्छी बात है, इस भाव के लिए पोषित करने का काम करेंगे। परंतु यहाँ का अधिपति शुक्र जो है वो लग्नेश के साथ बैठा है और सुखेश के साथ बैठा है, तो ये अच्छी बात है। ये मैंने कल भी बात बताई थी। एक बात और है आपकी कुंडली में कि धन भाव का अधिपति बनता है शुक्र, लग्न के अधिपति और साथ ही साथ सुख के अधिपति। इन तीनों भावों का, जिसमें से क्रमशः 2 केंद्र और एक दुह स्थान, मतलब दुह स्थान नहीं मारक स्थान, इन दोनों भावों के अधिपति के साथ भाग्य में जाकर के बैठने से और साथ ही साथ लग्न और धन के अधिपति का एक साथ बैठने से व्यक्ति अपने बल पे, अपनी भुजा पे या पिता से युक्त होकर के कोई भी काम अगर करे या फिर पिता के जैसा या पिता से लाभ लेने का अगर प्रयास करे तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति बनती है। पिता से युक्त होकर के या फिर अपने भुजाओं के बल पे अगर व्यक्ति अपना काम कोई करे तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद अगर गौर करिए तो बुध की युति किसके साथ है? बुध बैठे हैं गुरु के साथ, जो कहां के अधिपति होते हैं? भाग्य के, यानी कि कर्म और भाग्य का संयोग जन्म कुंडली के अष्टम भाव में, और साथ ही साथ सूर्य बैठे हैं जो कि होते हैं जन्म कुंडली के पंचम के अधिपति। गौर करिए, पराक्रम और ये यश भाव और उसके बाद गुरु जो कि जन्म कुंडली के भाग्य के अधिपति, यहां और 2 त्रिकोणों का अधिपति का योग, 2 त्रिकोण के अधिपति बुध, गुरु और सूर्य स्थित हो रहे हैं बुध के साथ। ये स्थितियां व्यक्ति को अपनी भुजाओं पे बल रखने को कहती हैं। ये स्थिति ये बताती है कि व्यक्ति अगर अपने बल पे कुछ काम करना चाहे तो अति उत्तम है। साथ ही साथ सूर्य जो कि पंचम भाव के अधिपति होते हैं, गुरु जो कि नवम भाव के अधिपति होते हैं, इन दोनों भावों के अधिपति का एक साथ जाने से ये योग बनता है कि व्यक्ति का भाग्योदय, व्यक्ति के भाग्य की स्थितियों का मजबूत होने का जो प्रभाव दिखता है वो पुत्र के आने के बाद दिखता है, या व्यक्ति जो नहीं कर पाएगा वो उसका पुत्र उसे करके लाके दे देगा। हाँ, ये बात है। अब आइए
अब आइए यहाँ पे बात खत्म। शनि की दृष्टि थी, ये सारी चर्चाएं मैंने कल कर रखी थी। आपकी कुंडली में व्यवधान शिक्षा भाव पे इस वजह से आया क्योंकि शनि की दृष्टि जो थी वो शत्रु की पड़ रही थी और शनि यहाँ मजबूत थे, तो इस वजह से वो एजुकेशन में व्यवधान देते हैं, डिग्री आधारित करने में व्यवधान देते हैं, क्योंकि पंचम का अधिपति अष्टम में था। ये कारण इस वजह से ऐसा रहा था कि जब भी जन्म कुंडली में चंद्रमा की दशा चली थी, आपने जो मुझे वक्त बताया है उसके आधार पर चंद्रमा की दशा 2014 से लेकर के 24 तक चलेगी। अब जरा गौर करते हैं तो उस दशाओं को समझते हैं, तो ये व्यवधान क्यों रहा था, क्योंकि 14 से चंद्रमा से लेकर के 15 तक चंद्रमा रहे, तो महादशा में उसी ग्रह की अंतरदशा अच्छी नहीं होती। उसके बाद फिर मंगल आएंगे, तो मंगल जब आएंगे तो आपकी कुंडली के लग्नेश होने के साथ साथ अष्टमेश, तो व्यक्ति को वो जो स्थिति बन रही है उसकी वो द्वितीयेश के साथ बैठे थे और साथ ही साथ वो अष्टमेश होने के प्रभाव से युक्त होकर के ऐसा करने के कारण वो व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या, लिवर से संबंधित समस्या, कई प्रकार की परेशानियों में डालते हैं। मतलब टोटली अगर मैं कहूं तो इस कुंडली में जो वास्तव में स्थितियां बनती देखी जा रही हैं वो बहुत अच्छी 2024 से आती रही। 2024 से व्यक्ति की स्थिति बहुत अच्छी होगी जहां लग्नेश की दशा चलेगी। और उसके बाद अब देखता हूं तो अभी आपकी कुंडली में चंद्रमा में शनि चल रहे हैं जो कि 2020 के छठे महीने तक चले। उसके बाद चंद्रमा में बुध आ गए, ये भी द्विद्वादश के संबंध में है। तो जरा गौर करिए कि चंद्रमा में बुध को समझते हैं। तो चंद्रमा यहाँ के अधिपति, सुख के अधिपति में किसका प्रभाव रह रहा है, छठे भाव के अधिपति का, जो कि त्रिक भाव का अधिपति, तो इस वजह से वो कमजोर कर रहा है। बाकी दोनों ग्रहों का संबंध अगर देखते हैं तो चंद्रमा से बुध पीछे जा रहे हैं, इस वजह से ये दशा भी बहुत अच्छी नहीं जाने वाली है। आपको मेहनत ज्यादा करना चाहिए और प्रभाव में अपने आप को ज्यादा रखना चाहिए, ये बात बनती है। उसके बाद कंफ्यूजन का दौर एक और शुरू होगा जहां चंद्रमा में केतु आएंगे। वो केतु 2021 के 11वें महीने से लेकर के 2022 के छठे महीने तक रहने वाले हैं। ऐसी स्थितियों में भी आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से फिर से उलझना पड़ेगा, परंतु आपकी कुंडली में जो केतु की स्थिति मैं देख रहा हूं वो मेहनत भी कराने वाली दशा सिद्ध होगी। वहां पे आप मेहनत ज्यादा करेंगे और ऐसी स्थितियां ठीक बनती है, पर वो मेहनत ज्यादा कराने वाला, कंफ्यूजन वाले स्टेट में रखने वाला होगा। तो ये स्थिति बन रही है। आपके डिप्लोमा को अगर लेकर के मैं अगर कोई सवाल का उत्तर दूं, उसके लिए मैं एक बात कहूंगा कि अभी मेहनत का दौर चल रहा है आपको किसी भी तरीके से। हाँ, परंतु एक बात बताऊं, यहाँ छठे भाव के अधिपति के जागृत होने के कारण और विपरीत राजयोग बनाने के कारण वो पहले आपसे मेहनत ज्यादा कराएगा पर परिणाम आपके पक्ष में दे देगा, ये बात भी बनती है। अब उसके बाद आपके कुछ और सवाल हैं दाम्पत्य को लेकर के। पत्नी यहां पे देखते हैं तो शनि यहां का अधिपति होकर के शुक्र के साथ बैठा है। पत्नी काम करने वाली हो, कार्मिक हो, या फिर आपको काम करने के लिए उत्तेजित करने वाली हो, नहीं कैरियर पे फोकस करिए, काम करिए। जब भी आप आलस्य से युक्त होंगे आपकी पत्नी उसमें सपोर्ट करेंगी आपको काम कराने के लिए, क्योंकि वो शुक्र के साथ बैठे हैं। तो पत्नी भाव का जो अधिपति है अगर दशम भाव के अधिपति से युक्त हो रहा है तो व्यक्ति की पत्नी भी कार्मिक हो या कार्मिक मिल जाए तो ज्यादा ठीक होगा। विवाह के लिए दिशा का निर्धारण अगर करता हूं तो उत्तर दिशा, मैंने कल भी ये बात बताई थी शायद, पर आज फिर से बता देता हूं कि अगर विवाह के लिए आप उत्तर दिशा में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। उसके बाद अगर विवाह करना चाहते हैं तो आप धनु लग्न की जातिका से विवाह कर सकते हैं। उसके बाद धनु लग्न की जातिका से विवाह करने की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा बन रही है। उसके बाद अगर देखता हूं तो मीन लग्न की जातिका से भी विवाह कर सकते हैं। ये दो राशियां या दो लग्न आपकी कुंडली में विवाह के लिए बहुत सर्वोत्तम बन रहे हैं। विवाह की स्थिति अच्छी रहेगी पर राहु अपना प्रभाव जरूर दिखाएंगे। राहु की दशा में, राहु के अंतर प्रत्यंतर में जब भी आप जिएंगे तो वैवाहिक जीवन थोड़ा बहुत कष्टप्रद स्थितियों से गुजरेगा और कभी कभी कंफ्यूजन उसमें पैदा होगी, पर वो आपकी ही कारण होगी। वो उसका कारण बता दूं क्यों, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु, बुध और सूर्य तीनों जो बौद्धिक क्षमता के ग्रह होते हैं वो तीनों अष्टम में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति कभी कभी मतिहीन, बुद्धिहीन और जड़त्व को प्राप्त करता है। प्रायः उसके जीवन में जो भी निगेटिविटी आ रही है या जिस प्रकार से भी व्यक्ति अपने आप को परेशान या संशय से युक्त पा रहा है वो इन तीनों ग्रहों के कारण। इन तीनों का अष्टम में बैठना मूलतया कमजोर होता है, ठीक नहीं होता है। क्लियर है? अब यहां पे आते हैं दाम्पत्य। ठीक है, दाम्पत्य के सुख को देखते हैं। दाम्पत्य के सुख का भाव ये है जहां पे आप 8 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं। यहां का अधिपति मंगल है, केतु के साथ बैठा है, भाग्य में बैठा है, सुख है और अच्छा होगा, पर वो एक विस्तृत समय पे आने के लिए ही तभी आपको परेशान करेगा, अन्यथा ऐसे नहीं। ऐसी स्थितियां ठीक है क्योंकि शनि भी देख रहे हैं, पर यहां का अधिपति भाग्य से संबंध बना रहा है और शुक्र से दृष्ट हो रहा है तो ठीक होगा और ये स्थितियां अच्छी बन रही हैं। उसके बाद अगर यहां पे देखता हूं तो लग्न का अधिपति सूर्य बनता है, वो धन भाव में गया है
और चंद्रमा को अमावस्या दोष लगा रहा है। जहां पे बुध के स्थिति को अगर देखते हैं तो वो ठीक आगे गए हैं, यानी कि लग्न का अधिपति आगे, धन का अधिपति आगे, और शुक्र यहां के अधिपति होकर के दशम में गए हैं। व्यक्ति पराक्रम करे। ग्रह ये इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति को अपनी भुजाओं पे गर्व होना चाहिए, व्यक्ति को अपने भुजाओं पे बल रख करके आगे बढ़ने की स्थिति है। क्योंकि पराक्रम का अधिपति जब दशम से संबंध बना ले, या पराक्रम का अधिपति जब कहीं से भी भाग्येश के साथ संबंध बना ले, पराक्रम का अधिपति दशमें से संबंध बना रहा है, ऐसी स्थिति में यह समझने वाली बात है कि व्यक्ति अपनी भुजाओं का बल और मान रखे और मेहनत करे, कहीं भी कुछ भी ऐसे अनायास निढाल ना पड़ा रहे और अपने कर्मों पे भरोसा रखे। क्योंकि यहां पे बुध और राहु बैठे हैं, ये ग्रह ये इशारा कर रहे हैं, यहां से भी राहु की नवी दृष्टि यहां पड़ रही है, ये इशारा कर रहा है कि व्यक्ति मेहनती है और मेहनत करे, आलस्य से युक्त न रहे। क्योंकि शनि की दृष्टि है तो आलस्य देता है। यहां भी मंगल केतु के साथ बैठे हैं और वो देख रहे हैं बुध राहु केतु मंगल सबका योग यहां बन रहा है। व्यक्ति अगर मेहनत करेगा तो निस्संदेह उसको सफलता मिलने की स्थितियां बनती हैं। कारण क्योंकि पंचम भाव का अधिपति गुरु आपकी कुंडली में अपनी राशि का हो रहा है। यहां पे वो मेहनत करने पे व्यक्ति को अनायास यूं ही कई प्रकार का परिणाम देने वाला बनता है। क्योंकि यहां भी पंचम के अधिपति अष्टम में बैठे हैं, यहां भी पंचम के अधिपति अष्टम में बैठे हैं। इस वजह से ही व्यक्ति के प्रेम संबंधों में जाने से रोका जा रहा है। और कई बार ये स्थितियां बनती हैं कि व्यक्ति प्रेम संबंधों को करने से बचे। अपने आप को समझने की आवश्यकता है। और आपकी कुंडली में तो मंगल वैसे भी भाग्य में बैठा है, यहां पे वैसे भी मंगल आपकी कुंडली में नवम स्थान में बैठा है। मांगलिक तो दोष पैदा नहीं होता है, परंतु फिर भी व्यक्ति अगर माता पिता से युक्त और माता पिता के निर्णय का सम्मान करके अगर विवाह करता है तो बहुत अच्छी बात होगी। उसके बाद आपकी कुंडली में गुरु कमजोर हो रहे हैं अष्टम में बैठ करके, सूर्य कमजोर, बुध कमजोर, और यहां पे अगर देखते हैं तो गुरु आपकी कुंडली में अष्टम में जा रहे हैं। ये भाव से वर्ग उत्तम है, जो ये इशारा करते हैं कि व्यक्ति ज्ञान के पीछे भागे, व्यक्ति ज्ञान के पीछे भागे, ज्ञान का आलंबन ले और आलस्य से युक्त होकर के प्रायः अपने ऊपर भौतिकता का और आधुनिकता का पाठ ना पढ़ के उसको आध्यात्मिकता से युक्त रह करके जीवन जिए। ये आध्यात्मिक क्षेत्र होता है, अष्टम भाव गुप्त स्थान होता है। गुरु के वहां बैठने का प्रभाव, सूर्य के वहां पे बैठने के कारण ये बात प्रमाणित हो जाती है कि व्यक्ति शुद्धता से युक्त होकर के जीवन जी ले, अपने जीवन में धर्म का आह्वान करता रहे, अपने जीवन में बड़े और बुजुर्गों का आदर का भाव पैदा करे, और जितना ज्यादा हो सके, अगर हो सके तो कर्म करने के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति की तरफ भी अगर आगे बढ़ने का प्रभाव दिखे तो बिल्कुल वो बात बनती है। आपके ज्यादातर सवाल वैवाहिक संबंध से मिलते थे, इस वजह से मैं ये बात बता दूं, विवाह का सुख है और अच्छा है, कमजोर नहीं है। क्योंकि यहां पे शनि देख रहे हैं जो कि छठे भाव के अधिपति भी होते हैं, तो दाम्पत्य को कभी कभी रोग से युक्त रखेंगे। क्योंकि शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो शत्रु के दृष्टि पे पड़ रही है, शत्रु के घर पे पड़ रही है। जहां का अधिपति भाग्य से संबंध बना रहा है तो विवाह के बाद की स्थितियां अच्छी होती देखी जा रही हैं। विवाह में कमजोरी नहीं होनी चाहिए, पर कुंडली मिला करके विवाह करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि राहु का प्रभाव कभी भी देखा जा सकता है। क्लियर है? इस भाव पे अगर गौर करते हैं तो इस भाव का अधिपति दशम में गया है और इसके जस्ट आगे राहु बैठे, गुरु बैठे हैं। इस भाव को बल अच्छा मिलेगा क्योंकि उसके आगे ही जस्ट एक शुभ ग्रह बैठा है जिसकी पांचवी दृष्टि उच्च की पड़ रही है विदेश भाव पे। अगर बाहर जाकर के भी कोई काम व्यक्ति करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा विदेश भाव के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे हैं। लग्नेश और व्ययेश का एक साथ संबंध बनना, यह स्थिति व्यक्ति को बाहर जाने का प्रयास आप जब भी करना चाहें तो चंद्रमा की दशा में अभी भी प्रयास चल रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं। राहु की दशा में, गुरु की दशा में, जब भी व्यक्ति की कुंडली में ये दशाएं एक्टिव हों, निस्संदेह व्यक्ति बाहर जाने का काम कर सकता है और प्रयास कर सकता है। क्लियर है ये बात? आपने फिर से सवाल पूछा था कि अभी 3 साल थोड़े क्रिटिकल हैं श्रीमान, तो इसको थोड़ा संभल करके, अभी आपकी गाड़ी ऐसे रास्ते से गुजर रही है जहां पे ब्रेकर ज्यादा है, तो थोड़ा रुक करके गाड़ी चलाइए और ब्रेक पे अपना ध्यान जरूर रखिएगा। चंद्रमा के बाद आ जाएंगे मंगल, आपकी कुंडली के लग्नेश और अष्टमेश होते हैं, वो फिर से आपकी कुंडली में बहुत अच्छे परिणामों को देने वाले हो जाएंगे। वो आपकी कुंडली में अति मित्र के हैं, बाल अवस्था के बैठे हैं, होरा कुंडली में भी वो मेहनत भी कराएंगे और लाभ भी देंगे, ऐसी स्थितियां बनती हैं। अपने और से सवाल जो पूछे थे उसके आधार पर एक बात और बता दूं, आपको अभी सेटल होने में थोड़ा वक्त लगेगा और निश्चित रूप से आपको मेहनत पे भरोसा करना चाहिए। शनि की स्थिति यहां है, शुक्र की स्थिति यहां है, राहु से तृतीयस्थ, यहां पे शुक्र को देखिए और राहु को देखिए। राहु आपकी कुंडली में बैठे हैं यहां, राहु से शुक्र का कोई संबंध नहीं है, परंतु फिर भी एक बात कहूंगा कि शुक्र और शनि का संबंध एक साथ होने के कारण व्यक्ति कई बार तीव्र आलसी हो जाता है
और अपने प्रभावों को वो समझ नहीं पाता है। आपकी कुंडली के भाग्य भाव में मंगल का योग बन रहा है, मंगल यहाँ भी, ग्रह वर्गोत्तम है और ये बहुत अच्छी बात है। गुरु वर्गोत्तम है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर और भी अन्य ग्रहों को देखता हूं तो बाकी के चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि ये धनु के हो रहे हैं, यहाँ भी वो कन्या के हो रहे हैं, शुभ ग्रह की राशि में जा रहे हैं। लग्नेश के साथ यहाँ भी स्थिति जा रही है, लग्नेश के साथ यहाँ भी स्थिति जा रही है। ये अच्छी बात है। आपके मन को स्टेबिलिटी और मन को स्टेबल करने में इनका सहयोग मिलने वाला या स्टेबिलिटी देखी जा सकती है। ये क्लियर हो रही है बात। चंद्रमा ठीक, मंगल ठीक, गुरु वर्गोत्तम, मंगल वर्गोत्तम, शुक्र का 10वें स्थान में हो जाकर के व्यक्ति को ऊंचे पद पे ले जाता है। व्यक्ति पिता के साथ जुड़ करके अगर कोई भी काम करना चाहता है कर सकता है। व्यक्ति आगे चल करके अगर कोई भी व्यवसाय करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो थे पूर्व अखाड़ा के थे, ऐसी स्थिति में शुक्र, अगर आगे चल करके आप कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो निस्संदेह कर सकते हैं। जिसमें हार्डवेयर का कारोबार हो जाए वो भी कर सकते हैं, जिसमें टाइल्स का कारोबार हो जाए, नल पाइप फिटिंग आदि का कारोबार अगर करना चाहते हैं, जमीन से संबंधित अगर कोई भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ट्रेडिंग का काम आप अगर करना चाहते हैं, हवाला बाजार करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पर आप अपनी रकम ना लगाएं, आप अपनी रकम को लगाने से बचें। किसी दूसरे के साथ युक्त होकर के अगर शेयर मार्केट वगैरह का काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं इस वजह से इसको थोड़ा रोक रहा हूं क्योंकि सूर्य नीचे जा रहे हैं और वो कमजोर हो रहे हैं, इस वजह से। साथ ही साथ मंगल धन भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, जो कि वो कभी कभी प्रभाव को कमजोर भी करेगा, और शनि कभी कभी आपसे गलत निर्णय भी कराने वाले हो जाएंगे क्योंकि उनकी नीच दृष्टि पड़ रही है और वो राहु के प्रभाव में आ रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति को अपने लाभ को लेकर के बहुत ज्यादा लालची नहीं होनी चाहिए और लालच से युक्त होने वाली अवस्था से मुक्त होना चाहिए, तब जाकर के व्यक्ति कुछ बेहतर कर पाएगा। अपने जीवन में प्रत्येक दिन एक मंदिर का दर्शन आवश्यक है, वो भी निश्चित समय पे। एक मंदिर का दर्शन और किसी एक मंत्र का जप, जिसमें अगर आप इस स्थिति को मैं देख रहा हूं तो आपकी कुंडली में या तो आप प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ, घर में सुंदरकांड का पाठ या सूर्य का बीज मंत्र, ये जरूरी होता है क्योंकि इस कुंडली में वो पंचमेश है। यहां से व्यक्ति की कुंडली में बुद्धि को मैं कमजोर समझ रहा हूं, बुद्धि का कमजोर है, तो इसे थोड़ा सा उसे फ्लरिश करने की आवश्यकता होगी क्योंकि बुद्धि भाव का अधिपति अष्टम में गया है, गुरु भी अष्टम में जा रहे हैं, बुध भी अष्टम में जा रहा है, चंद्रमा भी जो है वो धनु राशि के हो रहे हैं। पर लोग यहाँ पे ये कहते थे कि काल सर्प है, ऐसा नहीं है। आने वाले दिनों में मैं काल सर्प पे कुछ अच्छी बातें बताने वाला हूँ। काल सर्प दोष होता ही नहीं है, आगे आने वाले दिनों में बताऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात बनती है। अब आपके सवालों का उत्तर तो मैंने लगभग दे दिया है। आप अगर कोई भी काम करना चाहते हैं मशीनरी से संबंधित, टेक्निकल क्षेत्रों में, आपने बताया आपने डिप्लोमा किया हुआ है, उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। उसी से संबंधित अगर कोई भी काम करना चाहते हो निस्संदेह कर सकते हैं। अभी 3 साल अत्यंत जबरदस्त और पूरे हृदय से मेहनत का काल चल रहा है। अभी 3 साल आपको स्टैंड करके अपने आप को रीएस्टैब्लिश करना होगा, अपने आप को समेटना होगा, इकट्ठा करना होगा। उसके बाद आप किसी भी काम में अगर लगेंगे तो निस्संदेह आपका काम पूरा हो जाएगा। अभी भी वक्त है, पर मेहनत का काल होता है। जीवन में जो दौर आते हैं उसमें एक दौर सुख भोगने का आता है, एक दौर मेहनत करने का आता है, एक दौर परिश्रम कराने वाला होता है, एक दौर आलस्य का आता है। ये सारे दौर को अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली में अभी मेहनत का काल चल रहा है, मेहनत करना होगा। उसके बाद इसकी सफलता मंगल की दशा में मिलने लगेगी। क्लियर है? विवाह ठीक, विवाह की दिशा ठीक, विवाह का भाव कैसा है ये भी बताया। दाम्पत्य को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान थे, कोई भी प्रकार से चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप मांगलिक वगैरह तो नहीं है तो ये अच्छी बात है। लेकिन एक बात कहूंगा, अगर पिता के आशीर्वाद से युक्त होकर के अगर विवाह का बंधन बंधा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। और साथ ही साथ आपकी कुंडली में कुटुंब का अधिपति और कुटुंब का अधिपति, ये दोनों एक साथ मतलब एक दूसरे से मुक्त हो रहे हैं। इस वजह से ये बात कहूंगा, अपने निकटस्थ लोगों को हमेशा बांध करके रखें, उनके साथ संबंधों को बेहतर करने का रेगुलर प्रयास करें, ये बात बनती है। और किसी भी प्रकार के उधेड़ बुन में अपने आप को रखने की स्थिति से बचें, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में पापक हो रहा था। यहां नवमांश में भी चंद्रमा को सूर्य के साथ जाने के कारण, और यहां पे वो बनता है जन्म कुंडली का व्ययेश। इस वजह से व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है, फालतू के विचार भी उसके दिमाग में कई बार एग्जिस्ट होते हैं। इस वजह से उससे मुक्त होना चाहिए। अपने आप को निरंतर अगर हो सके तो शिव जी को जल अर्पित करने की स्थितियों में ले जाएं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आपकी कुंडली के मैंने इन सारे सवालों का उत्तर दिया है जहां पे आपने जो भी पूछा था। फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल होगा तो निस्संदेह मुझे याद करिएगा, मैं आपके साथ हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।